नमस्कार। भारत ने आज रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। एक ओर देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है, तो दूसरी ओर स्टेशन योजना के तहत 75 पुनर्विकसित आधुनिक रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ हुआ है, जो यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के साथ साथ स्थानीय विरासत को भी नई पहचान देंगे। ये पहल भारतीय रेलवे को हरित, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के साथ अर्थव्यवस्था में भी क्या योगदान देगी और कैसे यात्रियों को बेहतर अनुभव के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को भी मिलेगी नई गति। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। हरियाणा की जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन शुरू होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के सिर्फ 3-4 देश ही हैं जहां हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होती है। भारत में इसकी शुरुआत गर्व की बात है। आने वाले दिनों में रिसर्च, नवोन्मेष के जरिए इसे और किफायती और सुलभ बनाया जाएगा। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। साथियों, जींद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। हरियाणा के बाद पीएम मोदी पंजाब के जालंधर पहुंचे और देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशंस को विरासत और धरोहर की पहचान बताया। हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार, कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां जो लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होने वाली और नवाचार पर आधारित है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया है, जो रेलवे और ट्रेन की विकास यात्रा की कहानी कह रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। जरा सोचिए, एक समय था जब ट्रेनें स्टीम इंजन से चलती थी, फिर आया डीजल, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ने इंडियन रेलवेज को नई रफ्तार दी। फिर आई भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, और अब एक ऐसी ट्रेन जो डीजल से नहीं चलती, धुआं नहीं छोड़ती, बल्कि खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। सुनने में भविष्य की टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन अब ये हकीकत है। भारत में विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे मॉडर्नाइजेशन, क्लीन एनर्जी और कार्बन एमिशंस कम करने के विजन को आगे बढ़ाते हुए इंडियन रेलवेज ने भविष्य की रेल टेक्नोलॉजी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। आज दुनिया के कुछ ही देशों के पास हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी है। ऐसे में भारत ने इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से डेवलप किया है। 10 कोचेस के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं,
बल्कि भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की ताकत का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि यह ट्रेन चलती कैसे है। आइए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को। इस ट्रेन में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए रिएक्ट करते हैं। इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और यही इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन के मोटर्स को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई डायरेक्ट कार्बन एमिशन नहीं होता। बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ वाटर वेपर और हीट निकलती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को दुनिया में एनर्जी प्रोडक्शन के सबसे क्लीन तरीकों में से एक माना जाता है। फ्यूल सेल लगातार इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहता है। जब पावर की जरूरत कम होती है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर हो जाती है, और जब ज्यादा पावर चाहिए होती है तो फ्यूल सेल और बैटरी मिलकर ट्रेन को चलाते हैं। यही हाइब्रिड पावर सिस्टम इस ट्रेन को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। हाइड्रोजन एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है, इसीलिए इंडियन रेलवेज ने इसकी सेफ्टी पर बेहद बारीकी से काम किया है। वैज्ञानिक रूप से हाइड्रोजन 4% से 75% कॉन्सेंट्रेशन के बीच ही इन्फ्लेमेबल होती है, लेकिन इंडियन रेलवेज ने सेफ्टी मार्जिन इससे भी आगे रखा है। अगर सिस्टम में सिर्फ 0.25% हाइड्रोजन लीकेज भी डिटेक्ट होती है तो पूरा हाइड्रोजन सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस वेंटिलेशन सिस्टम, हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, फ्लेम डिटेक्टर्स और ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम जैसी कई एडवांस सेफ्टी लेयर्स इसमें दी गई हैं। अगर किसी कारण से हाइड्रोजन सिस्टम बंद भी हो जाए तो बैटरी ट्रेन को कुछ समय तक सुरक्षित स्थान तक ले जा सकती है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाती है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये विकसित भारत की उस सोच का प्रतीक है जहां इंडियन रेलवेज सिर्फ भविष्य की रेल टेक्नोलॉजीज अपना नहीं रही, बल्कि उन्हें भारत में विकसित करके दुनिया के सामने एक नई मिसाल भी पेश कर रही हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हाइड्रोजन ट्रेन, और किस तरह से इसका महत्व है, किस तरह से तस्वीर बदलेगी और क्या कुछ महत्व है अमृत भारत स्टेशन का भी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय बाकरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, और हमारे साथ मोहम्मद जमशेद जी भी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर मेंबर हैं ट्रैफिक रेलवे बोर्ड, और वर्तमान में भी अगर बात करें तो विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार और सीआरएफ के विशेष फेलो हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अभय जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज का दिन जो है ऐतिहासिक तो है ही, कितनी बड़ी ये उपलब्धि है और किस तरह से ये जो इतिहास रचा गया है इससे रेलवे की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई देगी, और विकसित भारत में इसका योगदान क्या होगा? जी बिल्कुल, ये भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आपने दिखाया, भारतीय रेल की शुरुआत कोयले से शुरू हुई, मतलब स्टीम इंजन, उसके बाद डीजल, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन अब लगभग 99% हो चुका है। बीच में एक एलएनजी के ऊपर भी एक ट्रेन बनी थी, लेकिन अब ये जो नया एक ऊर्जा स्रोत है ग्रीन हाइड्रोजन, इसके ऊपर मोटिव पावर, मतलब कि एक ट्रेन को चलाना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको जब आज ये करके दिखाया, इसको एक कमर्शियल रन के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है, तो ये भारतीय रेलवे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी इंजीनियर्स के लिए जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको बहुत बहुत बधाई, और एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण है भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स के लिए। बिल्कुल। मोहम्मद जमशेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमशेद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब 99% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है रेलवे का काम, ये जो काम चल रहा है इसमें ये भी एक बड़ी उपलब्धि आता है, उसके बाद जो हाइड्रोजन रेल है ये रणनीतिक रूप से अहम क्यों हो जाती है, कहाँ पर इसका स्कोप आता है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय रेलवे को बहुत बधाई, एक और शानदार इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में तो लगातार हर साल ही कोई ना कोई एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन लिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन है। दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन। इसको आइसोलेशन में मत देखिए कि सिर्फ एक ट्रेन और जिंद और सोनीपत के बीच में चली है 89 किलोमीटर्स के ऊपर, और वो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन होगी। उसी के साथ साथ हमें देखना है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या बनता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये बनता है कि हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस होनी चाहिए, और फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंस कम होनी चाहिए। उसी के तहत ये भी उसी प्रोग्राम में, जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं
जो हेरिटेज रेल में है, जो हिल रेलवेज में है, इस तरह के बहुत सारे पैसेंजर सेगमेंट्स हैं, उन सारी जगहों पे ये रेल जो है ये चलेगी और हाइड्रोजन पावर्ड। उसके साथ ही साथ इसका बहुत बड़ा स्कोप भी है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स का एक्सपोर्ट करने के लिए। भारत एक स्थिति में आ जाएगा कि जो बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन इतना नहीं हुआ है, उनको हाइड्रोजन पावर ट्रेन चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट भारत के लिए डेवलप हो सकता है। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज भारत जुड़ गया है, आई थिंक वो सेलेक्ट 5 नेशंस के ग्रुप में, जिसमें चाइना है, यूएसए है, जापान है, फ्रांस है और जर्मनी है। उसी के साथ साथ भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन, सबसे बड़ी ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई, जो दूसरी हाइड्रोजन ट्रेनें होती हैं वो 2 या 3 कोच की हैं जो विदेशों में चल रही हैं और एक छोटे से एरिया में चलती हैं, बहुत लिमिटेड स्कोप उनका होता है। ये एक पूरी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, 10 कोच की, 660 की सिटिंग कैपेसिटी है, 2600 लोग इसमें सवारी कर सकते हैं एक साथ में और 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर ये गाड़ी चल सकती है। तो ये अपने आप में एक शानदार परफॉर्मेंस है इंडियन रेलवे। बिल्कुल शानदार उपलब्धि है। अजय भाकरे जी, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ट्रेन ये कही जा रही है, क्योंकि जब पहली ट्रेन दुनिया की शुरू हुई थी हाइड्रोजन तो केवल 600 हॉर्स पावर की थी और जो हमारे देश की शुरू हुई है वो 3200 हॉर्स पावर की है। इसके साथ ही 10 कोचेस उसमें लगे हुए हैं। जो दुनिया भर में अभी ट्रेन चल रही हैं उनमें 3 या 4 कोचेस ही चलती हैं। सिर्फ जर्मनी है जहां पर व्यावसायिक स्तर पर भी ये ट्रेन चलने लगी है। इसके बारे में जिस तरह से जमशेद जी बता रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से ये काफ़ी अहम है और जिन क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रीफाइड करने का काम चल रहा है वहाँ पर वो ज़्यादा महंगा होता है, वहाँ पर ये जो है चलेगी। इसके अलावा जो हेरिटेज पर्पस के क्षेत्र हैं उसको भी ये जो है बढ़ावा देती हुई, वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से, क्योंकि अभी एक सीमित क्षेत्र में है, लेकिन इसके विस्तार के लिए क्या कुछ पहचान आगे की जा रही है? जी, जैसा कि आपने बताया कि ये सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर की ट्रेन है। फ्यूल सेल जो टेक्नोलॉजी है ये एक तरह से ऑन बोर्ड बिजली का उत्पादन करती है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन अभी एक फ्यूचर का फ्यूल निकल के आ रहा है। हम चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल से दूर जाएं और अपने देश के लिए काफ़ी ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो अपने फॉसिल फ्यूल का आयात करती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि अपना खुद का एक फ्यूल बन जाए जो कि ग्रीन फ्यूल है, जिसको सोलर या विंड एनर्जी के तरीके से यदि हम इसको प्रोड्यूस कर सकें और अपने एक अर्थव्यवस्था के डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, यदि इसका उपयोग किया जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी अपने देश के लिए। इस सिलसिले में जब हम फ्यूल सेल को आगे बढ़ा रहे हैं और इतने ज़्यादा हॉर्स पावर का फ्यूल सेल यदि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ साथ यही फ्यूल से 80 किलोवाट, 120 किलोवाट की जो हैं बसेस और ट्रक्स में अभी ट्रायल हमारे हाइड्रोजन मिशन में चालू हो गए हैं। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन की ट्रेन जो है इसका उत्पादन 1 मेगावाट के एक हाइड्रोजन प्लांट से हो रहा है। ये प्योरली ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, इसमें कोई फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के काफ़ी बड़े और प्रोडक्शन प्लांट्स पूरे देश में पायलट के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ होगा, जैसा कि मैंने कहा। फिर आगे इस जो ग्रीन हाइड्रोजन है आगे बढ़ के इसके ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन अमोनिया के डेरिवेटिव्स निकल के आ रहे हैं। ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन अमोनिया ये शिपिंग सेक्टर में या छोटी नाव चलाने के लिए या बड़े जहाजरानी सेक्टर में भी इसका उपयोग होगा। तो एक तरह से ये जो आज की उपलब्धि है एक अपने देश के लिए ग्रीन फ्यूल का फ्यूचर तैयार कर रही है। और जिस तरह ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूरे देश को पूरे वर्ल्ड के लीडर के रूप में स्थापित करने जा रहा है, इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, ऊर्जा का भी एक बड़ा विकल्प है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा।
10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं। जमशेद जी, जिस तरह से आवे जी ने अभी कहा कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको बहुत मजबूती देती हुई दिखाई देगी, और जब हम आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुन रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि 2014 से पहले जिस तरह से वेस्ट एशिया क्राइसिस है, अगर इस तरह का क्राइसिस आता तो अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं, ईंधन की बात करते हैं, तो उसको लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता था। लेकिन अब जिस तरह से ऊर्जा के विभिन्न विकल्प हमारे देश ने तलाशे हैं, तो हमारे यहाँ इतनी उथल पुथल नहीं हुई है। किस तरह से ये जो डीजल है उसका एक बड़ा विकल्प भविष्य में उभर कर सामने आती हुई दिखाई देती है, और अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती देती हुई दिखाई देती है? ये इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि किस तरह से भारतवर्ष ने जो ये कॉप और होती इसमें हैं, एक बड़ी बात ये भी है कि ये अपना ईंधन खुद बनाती है, और इसमें इस तरह की बैटरीज लगी हैं जो एक्स्ट्रा ईंधन को स्टोर भी करती हैं। एक्स्ट्रा ईंधन को स्टोर भी करती हैं। उसके साथ में ओनली वेपर जो बाहर आता है, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं आती हैं, तो किसी भी तरह से ये सबसे अच्छी, सबसे क्लीन एनर्जी है। इसमें हम लोग ये देखना है कि नॉन फॉसिल जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जो हमारी फॉसिल से प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से जो यूनाइटेड नेशंस ने भी तय किया था उस लिमिट को कि 50% क्रॉस होना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए एनर्जी किसी भी देश में। भारत ने ये 2025 में कंप्लीट कर लिया, 2030 में होना था, 5 साल पहले। हमारी इस वक्त ऑलरेडी 50.6% नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी है जनरेशन की पावर की, एंड 48% के आसपास हमारी फॉसिल फ्यूल की है। एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ डिफरेंट। इसी के मद्देनज़र जो हमारा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इट्स ए वेरी ब्रेव स्टेप ऑल्सो। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी रेलवे सिस्टम्स हैं जहाँ पे 50% होता है, 50-60% होता है, डीजल भी चलता है और इलेक्ट्रिफिकेशन भी होता है। भारत में ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में, और जो हम लोग सिर्फ 5,000 और 12,000 से लेकर और 21,000 के बीच में रूट किलोमीटर्स को इलेक्ट्रीफाई कर पाए थे 2014 तक, उसके बाद से इस वक्त 60,000 रूट किलोमीटर से ऊपर चले गए हैं, और बहुत जल्दी ही पूरे भारत के सारे मेजर रूट्स इलेक्ट्रीफाई होने वाले हैं। बिल्कुल, ये बड़ा इसलिए भी कहा जा रहा है 2014 से पहले, आज़ादी से लेकर 2014 तक केवल ये 30% हुआ था, और 2014 के बाद हम देखते हैं 99%, और अब और भी आगे बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अभय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिफ्यूलिंग जो सेंटर्स हैं वो भी स्थापित किए जा रहे हैं, और इसके साथ और भी बहुत सारे जो इसके ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे और भी प्रतिष्ठान जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, तो एक बड़ा इकोसिस्टम भी इसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे जो रोजगार है उसके भी कितने साधन बनते हुए दिखाई देते हैं जब इतना बड़ा इकोसिस्टम बनता है? तो जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया की एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा की खपत और बढ़ती जाएगी। या तो ये बढ़ेगी बाहर के आयात होने वाले फॉसिल फ्यूल से, या फिर हम अपना खुद का ऊर्जा स्रोत शुरू करें। जैसा कि बताया कि अब हम करीब 52% तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक आ चुके हैं, 297 गीगावाट की कैपेसिटी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन जैसे जैसे ये हाइड्रोजन की इकोनॉमी आगे बढ़ती जाएगी, फ्यूल अलग अलग तरह के ग्रीन फ्यूल बनेंगे। अभी ई-सैफ के ऊपर भी बातचीत चल रही है, ग्रीन मेथनॉल के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारे जो एनर्जी के सोर्स हैं, इन सब के प्लांट अलग अलग क्षेत्र में इंडिया के अलग अलग राज्यों में लगने की तैयारी हो रही है। कुछ प्लांट्स वेस्टर्न कोस्ट पे लगेंगे, कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे लगेंगे। ये इसलिए क्योंकि हम अपने देश की खपत के अलावा बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये जितना भी एक मार्केट बनेगा, और इसके लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ जापान, जर्मनी, ये सारी कंट्री के साथ साइन हो चुके हैं। तो आने वाले 2 से 3 सालों में जब ये सारे प्लांट्स लगेंगे
और ग्रीन फ्यूल की खपत देश में और देश के बाहर जो निर्यात होगा उसमें बढ़ेगी, तो इन सब में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी, ग्रीन जॉब्स तैयार होंगे, इन्वेस्टमेंट एक बड़ा निकल के आएगा। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था को बहुत जो मजबूत करने की बात कह रहे हैं, तो उसमें चौतरफा रास्ते इससे निकलते हुए दिखाई देते हैं। अभय जी, जी। आज 75 अमृत भारत स्टेशन है जो पुनर्विकसित है, उनका भी उद्घाटन हुआ है। ये कितना बड़ा कदम है? अब जो रेलवे स्टेशन है उनको भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट की तरह दिखते हैं रेलवे स्टेशन आज भारत के। जी, ये बिल्कुल, क्योंकि अब ये जिस तरह की आवाजाही हो रही है, रेलवे की जो डिमांड बढ़ रही है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ ट्रेन्स, और अब आगे सेमी एस्पीड वंदे भारत और राजधानी जिस तरह चल रही है, तो उसके लिए जो सर्विसेज हैं हमारे सारे पैसेंजर्स के लिए, उस तरह की क्वालिटी, उस तरह की उस लेवल की सर्विस देने के लिए ये जो नए स्टेशन बने, इनकी बहुत ही आवश्यकता थी। और आज ये सब जब पूरे होने जा रहे हैं तो एक वर्ल्ड क्लास अमेनिटी सारे पैसेंजर्स को मिलेगी, एक अलग तरह की सेवा इनके सामने उपलब्ध रहेगी। तो ये सारे भी एक तरह से नई सर्विस सेक्टर्स को ग्रोथ करते हैं और वहाँ भी एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आता है। और यही आगे जाके सारे जब एनर्जी सेक्टर में भी निकल के आएगा, क्योंकि ये सारी एनर्जी सब सेक्टर्स को खपत की जाएगी, इसका लॉजिस्टिक होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो वो भी एक लॉजिस्टिक्स और जो सर्विस सेक्टर निकल के आएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को एक बढ़ावा मिलेगा। एक और सबसे जो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जमशेद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जमशेद जी, आपसे समझना चाहेंगे, 2023 में 1300 स्टेशंस का जो लक्ष्य रखा गया था और उसमें वन सिटी वन आइडेंटिटी की अवधारणा पर ये आधारित था। अब विकास भी, विरासत भी साथ साथ किस तरह से देखने को मिल रहा है जब ये नए पुनर्विकसित स्टेशंस पर जाते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी 2014 के आसपास प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो पैसेंजर सर्विसेज हैं भारतीय रेलवे की, वो एक लॉस पे हैं। अराउंड 50 से 60,000 करोड़ का पैसेंजर सर्विसेज में लॉस होता है। अगर पैसेंजर सर्विसेज को गेनफुल बनाना है, पैसेंजर सर्विसेज को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो सबसे बड़ा की एलिमेंट होता है कि स्टेशनों का विकास किया जाए जहां से हम नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इस नॉन फेयर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपको स्टेशन को डेवलप करना पड़ेगा। उसके कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के लिए जब भी इन्वेस्टर वहाँ पे आएंगे, जब आप उसको ऐसा डेवलप करेंगे कि उस लगे कि चारों तरफ का एरिया स्टेशन का, स्टेशन के अंदर का एरिया यात्री सुविधाओं के अलावा भी, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जो बिल्कुल वन सिटी वन आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं तो स्थानीय संस्कृति, इतिहास और विरासत की झलक भी दिखाई देती है। तो यात्रियों को तो अनुभव होता ही है, वहां पर जो लोकल वोकल फॉर लोकल की जब हम बात कर रहे हैं उसको भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि स्थानीय उत्पाद की भी वहां पर शॉप्स होती हैं। उसके अलावा उसका आर्किटेक्चर भी जो बनाया गया है, बहुत सारे स्टेशनों का ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो कि लोकल रिफ्लेक्ट करता है। जो लोकल एक कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उस सिटी का कोई भी आइकॉनिक स्ट्रक्चर होता है, उसको भी रेप्लिकेट किया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स एक जगह पे जो उसका हैंडीक्राफ्ट है, दूसरे सेंटर्स हैं, जो वहाँ का खाना है, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होंगी। तो इस तरह से विकास भी है, विरासत भी है, और साथ साथ नॉन फेयर रेवेन्यू की तरफ भी एक इसको सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल जिसको कहते हैं रेलवे की, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अभय जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी। हाइड्रोजन ट्रेन की जब हम बात करते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जैसे मिलकर ये बनता है, अपने आप में किफ़ायती भी है और आरामदायक भी है और उसके साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इंतजाम इसमें किए गए हैं? ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि ये अभी एक नई टेक्नोलॉजी है, नया तरह का ऊर्जा स्रोत है। और हाइड्रोजन की जिस तरह क्वालिटी है और उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, ज्वलनशीलता थोड़ी ज़्यादा होती है जी, और ये एक बहुत हल्का मॉलिक्यूल माना जाता है, तो ये बड़ी जल्दी भागता है। इसको छोटी सी भी जगह मिल गई तो ये क्रैक्स या वॉल्व से निकलने की कोशिश करता है। तो सेफ्टी और इसकी जो अलग प्रोटोकॉल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हर तरह के जो इंस्टॉलेशन है उसकी चेकिंग होनी चाहिए, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सेफ्टी रेगुलेशंस, उसके सारी जो स्किलिंग होनी है, जो इसको इस्तेमाल करेगा, जो इसको इंस्टॉल करेगा, उन सब की अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सारे इक्विपमेंट हाइड्रोजन से जो बनेंगे और जो हाइड्रोजन को उपयोग करेंगे, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा की देखना जरूरी है। और इसके लिए, क्योंकि आज तक हम सिर्फ हाइड्रोजन को बहुत लिमिटेड क्षेत्र, कुछ रिफाइनरी में यूज़ होता है,
स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब एक बड़े क्षेत्रों में जब इसका उपयोग होगा तो सुरक्षा और सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी इंजीनियर्स और स्किल जो मैन पावर है उनको इस बात की जानकारी होना मतलब पूरी तरह से सुरक्षित आप कहना चाहते हैं। एक छोटा सा सवाल, अमृत भारत स्टेशन पर भी किस तरह से, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके लिए जो कारीगर हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां पर किस तरह से ये भी एक बड़ा इकोसिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है अगर हम विरासत की बात करते हैं और उसके साथ ही जो समृद्धि की बात करते हैं उसको लेकर भी? जी, रेलवे में सुरक्षा को पहले ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे सारे कर्मचारियों और सारे इंजीनियर्स को इस बारे में हर तरह की तकनीक की शिक्षा दी जाती है। तो इसी तरह स्टेशन के कंस्ट्रक्शन हो या उसका ऑपरेशन हो, इन सब में भी इन चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, जब उसके साथ साथ नए इक्विपमेंट आएंगे, उसको ऑपरेट करना, उसको मेंटेन करना, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा एक बहुत बड़ी जरूरत है। सुरक्षित भी है, किफायती भी है और आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है तो कहा जा सकता है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ी मिसाल ये निकल कर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया जमशेद जी आपका और अभय बाकरे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।